अगला टॉपिक बेटा हमने शुरू करना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मैं पहले मोटा मोटा समझा देता हूँ, ठीक है। एक चीज हमें क्लियर है, जैसे अफ्रीका में क्या था, साउथ अफ्रीका में क्या था, साउथ अफ्रीका में क्या था, वही काले थे और गोरों के बीच में लड़ाई थी, है ना। आजादी मिली, फिर उसके बाद बैठ के इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अपने साथ भी तो यही था, यहाँ पे भी तो अपन इंडियंस का किसके साथ झगड़ा था, ब्रिटिशर्स के साथ। अब कहा, इन्होंने क्या दिया, ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, चलो भाई आजादी दे दी तुमको। अब आजादी मिल गई तो अब हमें भी क्या करना था, इन्हीं के साथ बैठ के तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, है ना। क्यों जी, इन्होंने हमें आजादी तो दे दी, अब आजादी के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब साउथ अफ्रीका में और इंडिया की स्टोरी में क्या फर्क है, एक एक फर्क क्या है, पहला फर्क क्या है कि साउथ अफ्रीका में क्या था बेटा, 70% ब्लैक है और 30% गोरे हैं, व्हाइट लोग हैं वहां पे, अंग्रेज हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। मान लो देश में 100 लोग हैं, 70 गोरे हैं, 70 काले हैं और 30 गोरे हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इनको एकदम से एक झटके से आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका का केस है कि वहां पे गोरे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में क्या था, इंडियंस मेजोरिटी में थे, है ना। 98% इंडियंस थे और 2% गोरे थे। तो 2% तो आराम से निकल जाएंगे, कहाँ 2% और कहाँ 30%, बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। तो हमें ये सब, अब साउथ अफ्रीका में इतना एक डिफरेंस क्लियर हो गया ना, साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों की परसेंटेज ज्यादा, इसलिए उनको देश से निकालना मुश्किल है। अपने यहाँ पे 2% गोरे हैं, उनको आराम से, हाँ भी चलो अपना बुरे इस तरह पैक करो, किश्ती पकड़ो, निकलो इंग्लैंड। अपने अपने केस में आसान है उन्हें बाहर निकालना। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई नहीं लड़नी। साउथ अफ्रीका में तो मोटी मोटी लड़ाई किस चीज की थी भाई, प्रॉपर्टी। इन्होंने जो हमारी गोरे लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी कब्जा करी हुई है ना, ये हमें वापस मिलनी चाहिए। वो भी चलो, साउथ अफ्रीका के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला, ब्लैक लोगों के जो लीडर थे भी, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी रखो आप अपने पास, आप अपनी प्रॉपर्टी रखो भैया अपने पास, हमें आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस देश को आजाद करो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उस पर सहमति दो, वर्कर लॉज को एक्सेप्ट करो, लेबर की फ्रीडम एक्सेप्ट करो, हमें अलग अलग राइट्स दो, है ना। तो वहां पे प्रॉपर्टी को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा था। इंडिया में प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी झगड़ा नहीं था, इतनी बात हमें समझ आ गई, है ना। उसके बाद और मोटा मोटा क्या झगड़ा है वो देख लेते हैं। अब दूसरा फर्क क्या है, पहला फर्क तो समझ में आ गया कि वहां पे 30% गोरे, उनको निकालना मुश्किल है। दूसरा फर्क क्या है, देखो जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ था ना, अब देखो साउथ अफ्रीका में क्या था, जो ब्लैक लीडर थे, काले लोगों के जो लीडर थे, जैसे नेल्सन मंडेला थे, ऐसे लीडरों को पकड़ के वो जेल में डाल देते थे। तो बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन चलाना साउथ अफ्रीका में क्या था, मुश्किल था। अब इंडिया में देखो, इंडिया में आप पढ़ोगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, और क्या कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट। ये बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट था, पूरा इंडिया अपना, पूरा इंडिया मिलके इसमें इकट्ठा हो जाता था और पार्ट लेता था। तो अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट्स को, रेवोल्यूशंस को दबाना मुश्किल था, है ना। और हमारे इन्होंने लीडर्स को जेल में भी डाला था ना, खुद जो जवाहरलाल नेहरू हैं, वो तकरीबन 12 साल जेल में रहे, कंटिन्यूसली नहीं, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 1.5 साल, कभी 6 महीने, ऐसे, है ना। तो हमारे लीडर्स को भी इन्होंने जेल में डाला, पर हमारे लीडर्स में दिमाग था और क्रांति करके, रेवोल्यूशन करके, ब्रिटिशर्स की नाक में दम करके बाहर आ जाते थे, ठीक है। ये फर्क था हमारे में और साउथ अफ्रीका के लीडर में, ठीक है ना। और बाहर आ जाते थे तो इतनी बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन चलाते थे। साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी रेवोल्यूशन चलाना मुश्किल था, क्योंकि उनके लीडर को 28 साल की जेल, 30 साल की जेल, वो बड़ा डिफिकल्ट काम है वहां पे रेवोल्यूशन चलाना। तो वहां पे बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन ही, ठीक। ये दूसरा अंतर है। एक और डिफरेंस देख लेते हैं, एक और डिफरेंस भी है, ठीक। सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे फैक्ट्स है, एक दो फैक्ट आपकी बुक में नहीं दिए हुए, उससे स्टोरी नहीं बनती, ठीक है ना। तो मैं स्टोरी बनाने की कोशिश करूँ। तीसरा फैक्ट क्या है, तीसरा फैक्ट क्या है कि जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ था, इनके लीडर्स को पता ही नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना क्या क्या चाहिए। ये है नील बटे सन्नाटा, पता ही नहीं भाई, देश आजाद हो गया, चलो आजाद हो गया, मनाओ, खुशी मनाओ, पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखना पता ही नहीं किसी। तो इनको बैठना पड़ा, व्हाइट लोगों के साथ बैठना पड़ा, ब्लैक लीडर्स को, यहाँ पे बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए, है ना। तो उसको भी नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, डिफरेंस था। अब इंडिया में क्या था, इंडिया में हम क्लियर थे, अब इंडिया के लोग समझ आ रहे हैं, इंडिया के लीडर समझ आ रहे हैं, इंडिया की पॉलिसी बहुत बढ़िया रही है स्टार्टिंग से। आपको थैंकफुल होना चाहिए हमारे लीडर्स का, गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, ठीक है, उसका क्या कहते हैं, अम्बेडकर का, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये भाई साहब, ये अम्बेडकर भाई साहब 18 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बैठे हैं, 18 देशों का, बड़े बड़े देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ के बैठे हैं। जब मेरा देश आजाद होगा तो मैं इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा,
समझ लो। तो ये हमारे लीडर्स की थिंकिंग थी भी, जब हमारा देश आजाद होगा ना तो हमारा इंडिया ऐसा होना चाहिए, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें होनी चाहिए। अब कौन सी बातें, देखो कितने इंटेलिजेंट लीडर है हमारे, देखो कौन सी बात होनी चाहिए, एडल्ट सफरेज होनी चाहिए। अब एडल्ट सफरेज क्या होता है, सबको 18 साल के बाद क्या मिलेगा, वोटिंग का राइट मिलेगा। देखो कितनी इंटेलिजेंट बात है। 1920 जाके अमेरिका में औरतों को वोटिंग का राइट मिला है, और इंडिया में तो पहले दे दिया हमने। समझो, अमेरिका में भी बहुत देर बाद जाके मिला है। अब इंडिया जैसे ही आजाद हुआ हमने औरतों को पहले दे दिया एडल्ट सफरेज भी, आपको भी वोटिंग का अधिकार मिलेगा। इंटेलिजेंट बात है। दूसरी इंटेलिजेंट बात, वन वोट वन वैल्यू, दूसरी इंटेलिजेंट बात है ना। अब अमीर फ्रांस में क्या होता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, औरतों को गरीबों को वोटिंग अधिकार नहीं था। अपन ने इंडिया में कर दी ना, एडल्ट सफरेज कर दिया अपन ने इंडिया में, है ना। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से तो आ रहे हैं सारा कुछ। उसके बाद वहां पे अमीरों का जो वोट होगा उसके ज्यादा वैल्यू होगी। अपने इंडिया में क्या है, अंबानी हो टाटा हो जो मर्जी हो, आप एक बंदे हो, एक आइडेंटिटी हो, आपका एक वोट होगा, और एक वोट एक ही बंदे के वोट के बराबर होगा, हर वोट की वैल्यू एक होगी, सेम होगी, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे अपन फ्रेटर्निटी रखेंगे, अपन जस्टिस रखेंगे, यहाँ पे अपन इक्वालिटी बिफोर लॉ रखेंगे, कानून के सामने सब बराबर होंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। ये डिफरेंस है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कहानी में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कहानी में। ये भाई साहब ये आजाद हुए हैं, साउथ अफ्रीका वाले आजाद हुए, ये आजाद हुए साउथ अफ्रीका वाले, इनको पता ही नहीं करना क्या, दे डोंट नो व्हाट टू डू। और अपनी स्टोरी देखो, इंडिया वालों की स्टोरी कितनी क्लियर है, हमें पता है अभी हमने ये करना है, एडल्ट सफरेज करनी है, वन वोट वन वैल्यू रखना है ना, नस्ल भेद नहीं रखना, रंग भेद नहीं रखना, अनटचेबिलिटी मिटानी है, जस्टिस लानी है, इक्वालिटी लानी है, फ्रेटर्निटी लानी, सब लाना। तो ये डिफरेंस था कि इनको जीरो से शुरू करना पड़ा है, और हमें पहले से बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज थी, ठीक है। एक ये चीज, ये स्टोरी आपके सामने आई, ठीक है। आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ में आएगी। अब एक चीज और समझ लो जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। अब एक छोटी सी स्टोरी आएगी, जैसे अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, बुक है, उसमें क्या है, उसमें पढ़ोगे इंडिया एक्ट 1935 करके पढ़ोगे, इंडिया एक्ट 1935 करके पढ़ो, ठीक है। अब देखो क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये, अब इंडिया एक्ट 1935 क्या है, जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करते थे, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने भी तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ था, मैं इसको नाम देता हूँ XYZ। ये अंग्रेजों के टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लेते हैं। किसके टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अंग्रेजों के टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक आर्टिकल था, इसमें एक कानून था, ये इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, ठीक है। या चलो आप इस बुक को नाम ही दे दो, इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इस पूरी बुक को नाम दे दो। जो ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते थे, लॉ वगैरह फॉलो करते थे या बनाते थे, उसको अपन नाम दे देते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नाम दे देते हैं इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, ओके। तो हमारे इंडियन लीडर्स ने क्या किया, एक ये तो बने हुए रूल्स बने हुए, ठीक है, ये रूल्स बने हुए, अब इसमें कुछ एक दो रूल्स खराब थे, वो हमने कैंसिल कर दिए, निकालो, ठीक है, वो हमने निकाल दिया। बाकी रूल्स तो बढ़िया थे, पुलिस कैसे चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है, इलेक्शंस कैसे होंगे, जुडिशरी यानी कि कोर्ट कैसे काम करेगी, है ना, मंत्री कैसे काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, समझो, ये सब इसमें दे रखा था। तो जब इतना कुछ दे रखा है तो अपन पागल है, बाहर से कुछ और एक्स्ट्रा लेके आए, तो हमने आधा तो यही उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, ठीक है, इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यानी कि अब आप एक हिसाब लगाओ, बस सिंपल एक चीज का ध्यान रखो कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां से आया है, इंडियन एक्ट ऑफ 1935 से आया, ठीक है। तो ये होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के बाद वाला। उसमें पहली चीज क्या आ गई, इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर उसमें हमने लॉज डाल दिए एडल्ट सफरेज के, सबको इक्वल वोटिंग का अधिकार होगा, है ना। उसके बाद हमने एक्ट डाल दिया कि लोकल गवर्नमेंट का, पंचायती राज वगैरह की वो प्लांटिंग में। तो इन सब लॉज वगैरह को मिला के अपनी बुक और भी मोटी होगी। तो बड़ा सारा हिस्सा समझ आना किसका है, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा सारा हिस्सा किसका है, अकेले इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का। इसमें पहले से ही पुलिस के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, इलेक्शंस के लिए,
लॉज बने थे, पुलिस कैसे काम करेगी, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगी, इलेक्शंस कैसे होंगे, है ना, जुडिशरी कैसे काम करेगी, ये सब उसके अंदर पहले से ही दे रखा था। तो हमने कहा भी इतना सब लॉज बैठ के बनाएंगे, मता मारेंगे, तो इससे बेटर है कि ले लो, उड़ा लो, है ना। तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने ब्रिटिशर्स के टाइम से हमने लिया हुआ है, तो उसको इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बोलते हैं, ठीक है। और बाकी भी हमने बहुत सारी चीजें ऐड करी, तो अपनी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे दुनिया में, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कानून समझ में आ गया होगा आपको। अब एक चीज और देखो, जैसे ही हमने इंडियन एक्ट ऑफ 1935 उठाया, उसको हटाने की एक और स्टोरी है। इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जैसे उठाया हमने, इसको हटाने की एक और स्टोरी है। जैसे अब क्या था, हमारी लड़ाई चलती थी, है ना, हमारी फाइट चलती थी ब्रिटिशर्स के साथ। तो इन्होंने हमें चैलेंज कर दिया कि तुम देश में अपनी सरकार बना के दिखाओ। डोमिनियन स्टेटस इन्होंने हमें दिया, हालांकि डोमिनियन स्टेटस अभी तुम 10th क्लास में पढ़ोगे। तो इन्होंने कहा भी सरकार बनाओ देश में, इंडिया में क्या बनाओ, अपनी गवर्नमेंट बनाओ, इलेक्शन लड़ो हमारे साथ, ठीक है, इलेक्शन लड़ो हमारे साथ। तो कांग्रेस ने बोला आ जाओ लड़ लेते हैं, इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, कितनी, 11 स्टेट्स लगा लो, ठीक है। तो 11 में से 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन जीत गई, कांग्रेस जीत गई भाई, चल आजा, आ जा, अब मेजोरिटी आ गई ना। 11 का हाफ क्या होता है, 5.5, जिसने 5.5 क्रॉस कर लिया उसका हो गया ना, मेजोरिटी होगी उसकी, अब उसकी सरकार बनेगी। तो कांग्रेस ने कहा चल भाई हो जा साइड, अपनी गवर्नमेंट आ गई हमारी। तो लेजिस्लेचर में जाके, लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट में जाके कांग्रेस हावी होगी, है ना। अब कांग्रेस ने पार्लियामेंट चलाई, सरकार चलाई। तो एक चीज क्या देखी कांग्रेस के लीडर्स ने, जब वो ऐसे सरकार चला रहे थे, गवर्नमेंट चला रहे थे, उनको पता चल गया अच्छा ऐसे काम करते हैं, लॉज ऐसे बनाते हैं, अच्छा ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, अच्छा ये ऑफिसर ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो मेरा एग्जीक्यूटिव का, मंत्री का काम अच्छा ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मैं ये बिल ला सकता हूँ, मैं वो बिल ला सकता हूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसे होता है, किसी मंत्री को निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, है ना, इमरजेंसी क्या होती है ना, सारा कुछ हमने सीख लिया। हमारे लीडर्स ने ये सारा प्रोसेस सीख लिया। तो सीख लिया तो बुरा क्या किया, अच्छा ये हमें सारा कुछ समझ में आ गई, यहाँ भी सरकार चलानी है तो ऐसे चलानी। अब देखो साउथ अफ्रीका में ऐसा मौका उन्हें मिला ही नहीं, तो हम पहले से ही अवेयर हो गए, है ना, पहले से जागरूक हुए, पहले से ही नॉलेज मिल गई। क्यों, समझ, तो हमें पहले से ही भेद हो गया। तो अपने कहा यार ये सिस्टम ठीक है, आसान है, इजी है, हमें समझ भी आ गया। नया सिस्टम लेके आएंगे, न्यू सिस्टम लेके आने की बजाय क्या करो, ओल्ड सिस्टम अपना लो, इजी भी है और हम काम कर भी चुके हैं। नया बनाने से बेटर है खज्जलवारी होगी, 2-3 साल जाएंगे उसमें, आजादी के बाद 2-3 साल वेस्ट करने से बेटर है पुराना सिस्टम उठा लो। तो ये भी एक कारण था, ये भी एक कारण था, है ना, ये भी एक कारण था कि जब इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उन्होंने पाया कि ओल्ड सिस्टम ही ओके, कोई कमी नहीं है, नया सिस्टम बनाने बैठेंगे 4-5 साल वेस्ट करोगे तो बेटर है ओल्ड सिस्टम उठाओ, हम इसमें माहिर भी हो चुके हैं, हमें इसमें काम करना भी आ चुका है, तो उठाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा है कि हमने ब्रिटिशर्स का बड़ा कुछ कॉपी किया है और टिल डेट हम वही फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मोटी मोटी कहानी समझ में आ गया आपको कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन हुआ, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन हुआ। पहला मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका के लीडर में और इंडिया के लीडर में फर्क क्या था, इनको पता ही नहीं था कि करना क्या है, हमें क्लियर है कि हमें करना क्या है। इनको बैठ के सेटलमेंट करनी पड़ी, नेगोशिएशन करनी पड़ी, हमने तो कहा चलो देश से बाहर चलो, निकलो 2% तो चलो छोड़ो, खाली करो, बैक योर बैक गो होम, है ना, वी वर वेरी मच क्लियर, हमें प्रॉपर्टी के लिए सेटलमेंट वेटलमेंट नहीं करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद हमें काफी कुछ डिसाइडेड था कि हमने ये चीज ऐड करनी है, वन वर्ड वन वैल्यू, एडल्ट सफरेज, इक्वालिटी, जस्टिस, है ना, सारा कुछ हमने ऐड करना क्लियर था क्योंकि हमारे लीडर इंटेलिजेंट थे। उसके बाद हमें सिस्टम चाहिए था एक नया, हमें एक सिस्टम चाहिए था, वो सिस्टम ही हमने किसका कॉपी मार लिया, ब्रिटिशर्स का ही कॉपी मार लिया। कैसे, इन्होंने हमें इलेक्शन लड़ने की चुनौती दी थी, इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ ली, गवर्नमेंट भी फिर हमारी बन गई। तो गवर्नमेंट हमारी बन गई तो हमने लेजिस्लेचर को चलाना, पार्लियामेंट को चलाना सीख ही लिया। जब सीख ही लिया तो बस फिर लाओ और क्या सीखने वाला रह गया, ठीक है। और फिर एक इंडिया एक्ट भी हमने कॉपी कर लिया, अच्छा बस आधा अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो ही गया। फिर जो बाकी चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी थी वो हमने अगले 2-3 साल लगा के ऐड कर ही ली, तो ये आगे की एक स्टोरी रहने वाली है। आई होप इतनी स्टोरी आपको क्लियर होगी। अब एक हल्की सी स्टोरी और है। अब जैसे हमने पढ़ा था ना, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अब आप एक दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया
11 में से 8 राज्यों में तो कांग्रेस जीत गई उस टाइम, 1946 की बात है ये। तो कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है। मान लो उस टाइम क्या था, 389 मेंबर्स थे लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हुआ करते थे, 389। अब 389 में से 208 तो कांग्रेस की है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सोचने वाली बात है, ध्यान देना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो तो फिर कांग्रेस के हिसाब से बनेगा, क्योंकि इनकी तो क्लियर कट मेजोरिटी है। तो हमारे हमारे देश में ये ब्लेम लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है और अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया है। तो अब इस ब्लेम के साथ लड़े कैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस की देन है, अब इस ब्लेम के साथ लड़ना पड़ेगा। तो एक छोटी सी स्टोरी है, इस छोटी सी स्टोरी को ध्यान से सुनना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसको बनाने के लिए एक असेंबली बनाएगी। क्या बनाएगी? असेंबली। उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में पहली बार मिलती है ना, और अगले साल इंडिया का विभाजन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, और 389 में से कुछ मेंबर तो पाकिस्तान चले जाते हैं। मेंबर्स कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान। 90 मेंबर्स कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान चले जाते हैं, और 299 मेंबर्स रह जाते हैं। ठीक है। अब ये 299 मेंबर्स रह जाते हैं। अब इन 299 मेंबर्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम किया और हमको क्या बना के दिया? कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया। दोबारा सुनो पूरी स्टोरी, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठंडा दिमाग से सुनो। 11 में से 8 स्टेट्स में, प्रोविंसेस में कांग्रेस जीती। तो सारा जो पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में जो कब्जा है किसका है? कांग्रेस का है, समझ लो, है ना। अब इसमें से 389 टोटल मेंबर्स बैठे हैं यहाँ पे। 389 में से अकेले कांग्रेस के कितने हैं? 208 है। बड़े ज्यादा है ना, बड़ा ज्यादा नंबर है, छोटा नंबर भी ना। 150 होता तो मानते कि 50% कांग्रेस है, बड़े तो 50% से भी ज्यादा, 70% से भी ज्यादा, समझो। तो हमारे देश में ये ब्लेम लगता है कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है? कांग्रेस ने बनाया, और अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया। दूसरों की इन्होंने सुनी बिल्कुल नहीं। ब्लेम लगता है, दिस इज अ ब्लेम। ठीक है। जबकि ये ब्लेम गलत है। अभी मैं वो प्रूव करूंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा सारा, समझ नहीं बात। ठीक है, मेरी स्टोरी समझ में आई? क्या कहना चाहता हूँ मैं? 8 स्टेट्स में कांग्रेस जीत गई, और 389 टोटल मेंबर्स हैं जो इस पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे। 389 में से तो 208 तो पहले कांग्रेस के हैं, और ये बहुत बड़ी फिगर। आप जो ये करना चाहें वही होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इनके अकॉर्डिंग ही बनेगा फिर। पर ऐसा नहीं है, ये गलत बात। अब समझते हैं ये गलत क्यों है, क्या कारण है। चलो अब स्टोरी सुनो। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? ये वो असेंबली है, ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जो क्या बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ठीक है। अब ये 1946 में शुरू करते हैं, 1947 में देश का पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन मतलब इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। अब 389 में से 90 मेंबर्स तो पाकिस्तान चले जाते हैं, बचे 289। अब ये 289 मेंबर्स मिलके जो बाकी की बची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें कितने मेंबर्स रह जाते हैं? 289। और उसमें से भी ज्यादातर किसके हैं? कांग्रेस के। ठीक है। 90 मेंबर्स किसके थे? मुस्लिम लीग के थे, जिन्ना की पार्टी के थे। ये पाकिस्तान चले जाते हैं, बाकी पीछे बची कांग्रेस सारी। अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करेगी। अब फिर से वही ब्लेम लगेगा, भाई जो भी करना है वो कांग्रेस ही कर रही है, अपने अकॉर्डिंग बना रही है, दूसरों की सुन नहीं रही। अब ये ब्लेम लगना तो स्पेसिफिक है, जाहिर है ना, ऑब्वियस है। पर ऐसा नहीं है। कहानी सुनना जरा ध्यान से। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 2 years 11 months 18 days। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में तैयार हुआ? 1947 से हम शुरू हुए, 1949 में तैयार कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया था, और 26 जनवरी 1950 को जब हमने पहला रिपब्लिक डे बनाया था, उससे पहले भी बनाते रहे हैं, तो जब आजाद इंडिया का रिपब्लिक डे हुआ उस दिन हमने इसको लॉन्च कर दिया, लागू कर दिया, अप्लाई कर दिया, यानी इसको फोर्स में, अमल में ले आए कि अब से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। ठीक है। हम सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हमने कितना टाइम लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? क्लियर? मैं दोबारा से बताता हूँ। 1947 में अब लगा लो जो 289 मेंबर्स थे वो बैठे, उन्होंने बनाना शुरू किया।
1947 में शुरू हुए थे, 26 नवंबर 1949 को हमने सारा अपना काम धाम कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करने के बाद उसको लॉन्च कब किया, उसको लागू कब किया, अप्लाई कब किया, फोर्स में कब लेके आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने आजाद भारत के पहले रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी 1950 को हमने उसे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब से जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। अब इस 2 सालों में 11 महीनों में 18 दिनों में क्या हुआ, तकरीबन 118 मीटिंग हुई है। कितनी? 118 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी है डिस्कस करने के लिए। क्या डिस्कस करने के लिए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो आप खुद सोचो कि 118 बार बैठे होंगे, सुबह 9 बजे से बैठे हैं और शाम के 6 बजे उठे हैं, तो इतनी बड़ी, बीच में 1 घंटे की लंच ब्रेक, इतनी देर बैठ के इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया है, 118 बार मिले। सोचो। तो इतने डिस्कशन के बाद, इतनी डिस्कशन के बाद क्या आपको लगता है जो चीज बनी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, वो कुछ कुछ होगा? नहीं। क्लियर है? कितनी बात समझ में? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना बहुत ही ज्यादा डिस्कशन के बाद बना, बहुत ही ज्यादा डिबेट के बाद बना, बहुत हैवी डिबेट के बाद बना। क्लियर है? आगे चलो। अब डिस्कशन करने वाले लोग कौन है? अब हमें तो लग रहा कि कांग्रेस के बंदे। नहीं बेटा, नहीं। डिबेट करने वाले बंदे कांग्रेस के नहीं है। इसमें कौन कौन था? हिंदू महासभा, हिंदू महासभा के लोग हैं। इसमें जो मेंबर्स पाकिस्तान नहीं गए, मुस्लिम लीग के लोग हैं। इसमें सिख, जो एक था अकाली दल है ना, तब का बना हुआ है ना, सिख लोग थे इसमें। ठीक है, यानी कि एक तबका हो गया जो रिलीजियस पार्ट से आ रहा है। अब इसमें थे एक BR अम्बेडकर। बेटा, इनकी गांधी जी से लड़ाई रही है हमेशा, पर फिर भी ये बहुत महान इंसान रहे। गांधी को मानते नहीं थे, गांधी बड़ा महान है, कहते नहीं थे गांधी महान है, कहते गांधी तो बेकार बंदा है। समझो। पर आप एक चीज देखना, गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं है। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं है। अगर गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होते फिर तो सभी लोग गांधी की सुनते। फिर मैं कह सकता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है वो कांग्रेस के अकॉर्डिंग बनना है, फिर तो मैं क्लियर कट बोल सकता था। तो जब गांधी खुद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं है, फिर कैसे बोल सकते हो कि कांग्रेस ने बनाया? नहीं बनाया। अब उसमें ऐसे बंदे हैं, BR अम्बेडकर जैसे बंदे हैं, उसमें C राजागोपालाचारी जैसे बंदे हैं, उसमें राम मनोहर लोहिया है। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कांग्रेस की निंदा करते हुए आए हैं, कांग्रेस के खिलाफ खड़े रहे हैं हमेशा। अब आप खुद सोचो, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ ऐसे लोग हैं, महान महान लोग हैं, जो कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते रहे। और आप एक चीज नोट करोगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें इन्हीं की ही वर्डिंग्स, इन्हीं के ही प्रिंसिपल, इन्हीं के ही रूल्स रेगुलेशन जो इन्होंने बोला है वही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि कांग्रेस की देन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली इन सब की देन है। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ कि क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, गांधी उसका हिस्सा नहीं थे। गांधी वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो गांधी अगर होते तो सभी लोग गांधी की मानते, तब सब लोग गांधी की सुनते भी थे, मानते भी थे। तो जब गांधी ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं है, तो आपको अब एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए ना कि कांग्रेस की नहीं चली उस वक्त। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस की देन नहीं है। अब हमारा जो 289 मेंबर थे, उसमें कहां से मेंबर आ रहे हैं? हिंदू महासभा से आ रहे हैं, मुस्लिम लीग से भी मेंबर आ रहे हैं जो पाकिस्तान नहीं गए, है ना, खालसा ग्रुप के मेंबर आ रहे हैं, अकाली दल के मेंबर आ रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी माइनॉरिटीज के ग्रुप्स के मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बड़ा खास बंदा है, वो है BR अम्बेडकर। ये SC ST OBC वगैरह के लिए बड़े क्लियर कट बोलते थे, और इनकी गांधी से लड़ाई होती थी हमेशा। ये गांधी को मान बोलती नहीं थे, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी फॉलो करते ही नहीं थे। और कौन है? श्री राजागोपालाचारी, कृष्णामाचारी, राम मनोहर लोहिया, ये सब कौन बंदे हैं? ये वो सब बंदे हैं जो कांग्रेस के अगेंस्ट रहे हैं हमेशा स्टार्टिंग से। ठीक है ना? तो अब आप एक साइड देखो, एक साइड कांग्रेस है और दूसरी साइड ये सारे बंदे हैं, BR अम्बेडकर, श्री राजागोपालाचारी, ये सब वो बंदे हैं जो कांग्रेस के कट्टर विरोधी रहे हैं। अब इनकी सुन सुन के, इन्हीं की मान मान के ही क्या बना है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस की चली? बिल्कुल भी नहीं चली। ये दूसरा रीजन हो गया। आई होप दूसरा रीजन आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने बहुत ज्यादा डिबेटिंग करी है, 2-2.5 साल तक, तो 3 साल तक तो हमने डिबेट ही किया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। 2-3 साल तो हमने डिबेट करी है। पहला रीजन क्लियर हो गया। दूसरा कि उसमें वैरायटी ऑफ लोग थे, वैरायटी थी लीडर्स की, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं थी।
इट वॉज नॉट ओनली कांग्रेस, इट वॉज नॉट कांग्रेस हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वेराइटी ऑफ लोग थे, ठीक है, और मेजरली वो लोग थे जो कांग्रेस के खिलाफ भी थे। तीसरा रीजन देखते हैं, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन सुनो, तीसरा रीजन सुनो, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उसके अंदर एक और असेंबली है, एक और ग्रुप है, उसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसे कौन ड्राफ्ट करेगा, कौन बनाएगा, उसकी एक कुछ लोगों की ड्यूटी होगी बनाने की, है ना, भी हाँ भी ये लॉ फाइनल हो गया, चलो उठा के उसको डालो कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ लिखा जाएगा बहस होने के बाद पूरा, जिसपे, है ना। तो एक मिनट दोबारा सुनो, मैं दोबारा बताता हूँ क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक और ग्रुप है, उसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम है, मान लो आज हमने एक टॉपिक उठाया एडल्ट सफरेज, आज हमने एक टॉपिक उठाया एडल्ट सफरेज, उसके ऊपर डिबेट कराना, लोगों को बुलाना, कॉल करना, है ना, जो भी बहस हुई है, जो भी डिबेट हुई है उसको रिकॉर्ड करना, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो नोट डाउन करना, और फिर सारा कुछ नोट डाउन करने के बाद जो लॉ बनना है, फाइनल जो लॉ बनना है, उसको लिखना, उसको एडिट करना, सब किसका काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। और जब ये लॉ बन जाएगा, जब तैयार हो जाएगा, सारे पॉइंट्स डिस्कस हो जाएंगे, फिर उसको उठा के किसमें डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन में डालना, समझ लो। फिर ये टॉपिक खत्म हो गया, फिर नया टॉपिक पकड़ लेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस पढ़ लिया, फिर इसके ऊपर डिबेट करी, लोगों को बुलाया, है ना, फिर इसके ऊपर जो कानून बना उसको उठा के किसमें डालना, कॉन्स्टिट्यूशन में डालना, ठीक है। तो मेनली जो कॉल देनी है, जो लोगों को बुलाना है, टॉपिक डिसाइड करने हैं, है ना, वो कौन कर रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी करके, कौन कर रही है, ड्राफ्टिंग कमेटी कर रही है। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो कौन बनाने जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी एक खास चीज है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाना है, ठीक है। जो मुद्दे डिसाइड करने हैं, जो टॉपिक डिसाइड करने हैं, वो किसने डिसाइड करने हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी ने डिसाइड करना, ठीक है। आगे सुनो, कितना समझ में लग गया ना कि एक क्या थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी क्या है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी है। ये मेन चीज है, ये मेन चीज है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करना है, ये खास ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी पड़ी है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी ज्यादा है। अब सुनो, अब इसका एक हेड होगा, कमेटी या कमेटी होती है ना, लोगों का ग्रुप होता है कमेटी, इसका एक हेड होगा। अब इसका हेड है कौन, इसका हेड है बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आप याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, कांग्रेस के कट्टर विरोधी, बिल्कुल खुश नहीं थे कांग्रेस से। इसका हेड किसको बनाया गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो मेन कमेटी है, जिसने सच में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जिसकी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी खास है, इसकी इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी बड़ी है, ज्यादा है। और इसका हेड किसको बनाया, बी आर अम्बेडकर को बनाया है। और स्टोरी क्या है सुनो, जवाहरलाल नेहरू जाते हैं गांधी के पास, जाते हैं, कहते हैं भी चलो आप हेड बनो ड्राफ्टिंग कमेटी के, आप हेड बनो। गांधी ने कहा पागल हो गए, जवाहरलाल नेहरू को बोला पागल हो गए, मेरे पास नॉलेज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मेरे पास नॉलेज नहीं है भाई, मैं क्यों बनूं। जवाहरलाल नेहरू हैरान, यार फिर अब किसको बनाऊं, किसकी बात सुनेंगे, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं वहां पे। गांधी ने कहा भाई एक काम कर, अम्बेडकर को बोल, अम्बेडकर इंटेलिजेंट बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, 5 डिग्रियां हैं इसके पास, पीएचडी की, 18 देशों में इसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, ठीक है, सभी नॉलेज है इसको, इसको बहुत नॉलेज है कि लॉ कैसे बनाने, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसको सब पता है। ये गांधी बोल रहे हैं, गांधी बोल रहे हैं मेरे दुश्मन को उठा के ले जा, मुझे मन लेके जा, मेरे दुश्मन को उठा के लेके जा, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, ये गांधी बोल रहे हैं। तो हेड किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू ने किसको हेड बनाया ड्राफ्टिंग कमेटी का, बी आर अम्बेडकर को। कांग्रेस में से नहीं बनाया किसी को, हाँ ड्राफ्टिंग कमेटी में 10-12 लोग थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में 10-12 लोग थे, उसमें से 1-2 बंदे ही कांग्रेस के थे, बाकी उसका जो हेड है भाई, सोचो इस कमेटी का जो हेड है कौन है, बी आर अम्बेडकर, कट्टर विरोधी, कट्टर विरोधी, कांग्रेस का कट्टर विरोधी भाई। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउ कैन यू से कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कांग्रेस ने बनाया है, आप बोल ही नहीं सकते। कोई बेस है इस बात का कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस ने बनाया, नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बंदे की देना है, और ये कांग्रेस से, गांधी से दूर रहता हूँ। बात समझ में आ रही, आई होप अब आपको कारण समझ में आते होंगे कि एक बार उठते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस ने बनाया है, नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस ने नहीं बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वैरायटी ऑफ लोगों द्वारा,
जो अलग अलग फेसिस से आए थे लाइफ में, अपनी लाइफ के अलग अलग फेसिस आए हैं, अलग अलग सोसाइटी से आए, ठीक है ना। तो वैरायटी थी, सोसाइटी से आए, ग्रुप्स से आए, कास्ट से आए, रिलीजन से आए, इन सब वैरायटी ऑफ लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अकेली कांग्रेस ने नहीं बनाया। ये पहला कारण। दूसरा, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड है वो कौन है? वो बी आर अम्बेडकर है, दलित हैं और कांग्रेस के कट्टर विरोधी हैं। तीसरा, हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में, और इन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा 100+ मीटिंगें करी, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया है। तो आपको लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इतने महान लोगों द्वारा डिबेट्स के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो छोटी मोटी चीज होगी ना? कभी भी नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? एक छोटी सी चीज हो रहा है, ध्यान से सुनना। बेल्जियम नाम की कंट्री है, इस कंट्री का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यह कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार बदला जा चुका है, कारण लोग खुश नहीं थे, देश ढंग से नहीं चल रहा। तो बेल्जियम देश की जो सरकार है उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2-3 बार बदला, लोग ना खुश हैं, कभी तो बदला है। और अब एक चीज देखो, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कभी ऐसा मौका दिया ही। अब बेल्जियम में क्या हुआ, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ लड़ रहा है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, इसको कम प्रेफरेंस दे रहा है, तो ऑफकोर्स लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, देश का बंटवारा होगा, है ना। और देश का बंटवारा कभी होता है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल नहीं होता, ढंग का नहीं होता, ठीक से नहीं बना होता। सोचने वाली बात है। इंडिया में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं आजादी के बाद, 1947 के बाद ऐसा तो हुआ ही नहीं कि कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ लड़ रहा हो कि तेरे को ज्यादा राइट्स है, मेरे को कम राइट्स है, ऐसा हुआ ही नहीं। तो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत पड़ी नहीं तो इसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है, बहुत ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो फिर बढ़िया है तो फिर एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम? और वो दिया चाहे जिस मर्जी ने, कांग्रेस ने दिया हो, जिस मर्जी ने दिया, तो फिर एक्सेप्ट करने में क्या दिया? समझ लो बात। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से हम, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये भी एक कारण है कि आजादी के बाद से अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं गया है, जरूरत नहीं पड़ी हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की। सभी ग्रुप प्यार से यहाँ पे रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है तभी तो हमने एक्सेप्ट किया, और दिया जिसने मर्जी हो तभी तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। अच्छा, तो ये चौथा कारण है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था उसको एक्सेप्ट करने का, ये एक और कारण है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया हो।